हेलो एवरीबॉडी। तो कल के पहले लेक्चर में हमने बेसिक ऑफ लॉजिकल मैथमेटिकल लॉजिक्स देखा था। बेसिक ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक्स में हमने सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़े थे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ साथ हमने पढ़ा था ओपन स्टेटमेंट क्या होता है, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज जो लेक्चर नंबर 2 है मैथमेटिकल लॉजिक का, इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं। तो चलिए लॉजिकल कनेक्टिव सबसे पहले हम समझते हैं कि लॉजिकल कनेक्टिव्स किसको बोला जाता है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स जैसे कि हमने कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा। कंपाउंड स्टेटमेंट का मीनिंग क्या था? एक सिंपल स्टेटमेंट और दूसरे सिंपल स्टेटमेंट को मिला के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाता है ना। सब स्टेटमेंट ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट इज सिंपल स्टेटमेंट, ऐसा हमने पढ़ा है। चलिए, तो यहाँ पर जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो क्या है? कंपाउंड स्टेटमेंट को बनाने में यूज किए जाते हैं। दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने में कंपाउंड स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। सॉरी, दो सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज किया जाता है। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स कौन से हैं? तो जैसे कि सबसे पहला लॉजिकल कनेक्टिव्स है हमारा इसके एक तो हो गया इसका नाम। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है कंजंक्शन। ओके, ये इसका नाम हो गया कंजंक्शन। इसको एंड करके भी हम बोलते हैं, एंड। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ए के जैसा, इस तरह। ओके, ये हो गया कंजंक्शन। अब ये हो गया सिंबल, ये हो गया इसका एंड एक नाम, और ये कंजंक्शन दूसरा एक नाम। कंजंक्शन एंड भी बोलते हैं, और ये इसका सिंबल। ओके, अगर हमने कोई दो स्टेटमेंट लिए और एंड लगा के लिखा तो कैसे? सपोज करो कि एक स्टेटमेंट है पी, दूसरा स्टेटमेंट है क्यू, और इनके बीच में हमने लगा दिया एंड। तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा पी एंड क्यू, है ना। जैसे कोई भी स्टेटमेंट होता है उसमें हम एंड करके बोलते हैं, एंड लगा के दो स्टेटमेंट को जोड़ा, तो ये क्या कहलाएगा? पी एंड क्यू। ये क्या कहलाता है? कंजंक्शन। अब इस तरह दूसरा पॉइंट आया, दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का मतलब क्या है? डिसजंक्शन को हम और भी बोलते हैं, और इसका जो सिंबल होता है वो एंड के सिंबल से उल्टा, जस्ट, ठीक है, वी की तरह। अब कोई स्टेटमेंट पी है और एक दूसरा स्टेटमेंट क्यू है, इनको जोड़ा हमने और लगा के, तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसकी ऐसी होगी, पी और क्यू। कोई तो स्टेटमेंट होगी, जैसे हमने बोला विजय एंड आकाश प्लेइंग क्रिकेट, तो एंड लगा के स्टेटमेंट है, लेकिन हमने विजय इज प्लेइंग क्रिकेट, आकाश इज प्लेइंग क्रिकेट क्या किया? इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ा एक साथ, तो क्या बन के आया? विजय एंड आकाश प्लेइंग क्रिकेट। मतलब कोई स्टेटमेंट पी एंड क्यू, ये हमने क्या किया? एंड लगा के जोड़ा। इसी तरह और लगा के जोड़ सकते थे, विजय और आकाश प्लेइंग क्रिकेट। ओके, विजय प्लेइंग क्रिकेट, आकाश प्लेइंग क्रिकेट, दोनों को मिलाया एक डिसजंक्शन लगा के, क्या बोलेंगे हम? विजय और आकाश प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम किया और ने, या डिसजंक्शन है। अभी थर्ड नंबर का जो हमारा आता है लॉजिकल कनेक्टिव, वो होता है नेगेशन। नेगेशन का सीधा सीधा मतलब है कि हमने किसी स्टेटमेंट को क्या किया? हमने किसी स्टेटमेंट को निगेट कर दिया। नेगेशन को हम क्या बोल सकते हैं? और नॉट बोलते हैं, और नॉट का जो सिंबल है वो होता है कुछ इस तरह से। ओके, ऐसा ये सिंबल है नेगेशन का। अब नेगेशन क्या होगा? कोई एक स्टेटमेंट लिखा था, जैसे कि लिखा था राहुल गोइंग टू मनाली, राहुल गोइंग टू मनाली, तो इसका नेगेशन करना मतलब राहुल इज नॉट गोइंग टू मनाली, यानी कि हमने क्या किया? कोई पी स्टेटमेंट को निगेट कर दिया, नेगेशन कर दिया, नॉट कर देना, उल्टा कर देना उसका, है ना, हाँ का ना कर देना, क्या कर देना? नेगेशन कर देना। ओके, ये हो गया। अब फोर्थ जो होता है वो आता है कंडीशनल। फोर्थ है कंडीशनल। कंडीशनल को एक और दूसरा नाम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है इम्प्लीकेशन। ओके, इम्प्लीकेशन। और इसका जो सिंबल होता है, कंडीशनल बोल सकते हैं, इम्प्लीकेशन बोल सकते हैं, और इसका जो सिंबल है वो होता है इस तरह से, वन डायरेक्टेड एरो, वन डायरेक्शन में डायरेक्टेड एरो कंडीशनल का एरो कहलाता है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कोई स्टेटमेंट पी, दूसरा स्टेटमेंट क्यू। इसका मीनिंग क्या निकलता है? जनरली इसका मीनिंग निकलता है कि अगर ये है तो ये है ना। जैसे इफ देयर आर क्लाउड्स देन देयर इज रेन, यानी कि अगर पहला स्टेटमेंट है पॉसिबल तो दूसरा है। इस तरह से हम क्या बोलेंगे? मतलब अगर ये है तो ये है, ये है तो ये नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते उल्टा कि अगर ये होगा तो ये होगा।
तो इस तरह से क्या कहलाता है ये कंडीशनल कहलाता है। अब इसके बाद एक आता है डबल कंडीशनल डबल कंडीशनल, इसको हम बोलेंगे बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में क्या होता है, बाय कंडीशनल लिया तो बाय कंडीशनल को हम जैसे इसको बोलते हैं इम्प्लीकेशन, इसी तरह इसको बोल सकते हैं हम डबल इम्प्लीकेशन। इसको बाय कंडीशनल को डबल इम्प्लीकेशन भी बोला जा सकता है। और डबल इम्प्लीकेशन का जो सिंबल है वो कुछ ऐसे है, दोनों तरफ है, यानी इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होगी वो P बाय कंडीशनल Q, यानी P है तो Q है और Q है तो P भी है। इस तरह से हम बोलेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिव जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के हो गए। सबसे पहला हो गया कंजंक्शन, फिर डिसजंक्शन, फिर नेगेशन, फिर कंडीशनल, फिर बाय कंडीशनल। ओके, इस तरह से 5 टाइप के हमने पढ़ लिए क्या, लॉजिकल कनेक्टिव्स। ओके, अभी जो हमारा बाय कंडीशनल यानी ये सारे के सारे जो भी है कंजंक्शन डिसजंक्शन, इसकी हमें ट्रुथ टेबल बनाना सीखनी कि क्या ट्रुथ टेबल आएगी इनकी, अगर इनको ट्रुथ टेबल में ड्रॉ करेंगे तो क्या, यानी कि जो बेसिक ट्रुथ टेबल कहलाती है ना हमारी बेसिक, वो बेसिक ट्रुथ टेबल इन्हीं की कहलाती है। अगर इसकी ट्रुथ टेबल याद है तो हम बाकी जो आगे क्वेश्चन बनते हैं इससे आगे इनसे रिलेटेड वो सारे के आंसर दे पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनकी ट्रुथ टेबल बनाना सीखते हैं। ओके, चलिए ट्रुथ टेबल के लिए हमें इन सभी को ड्रॉ करना पड़ेगा। कोई 2 स्टेटमेंट्स हम लेट कर लेंगे, तो हम कोई भी 2 स्टेटमेंट, अब ये तो हम क्या मानते आ रहे हैं कि एक स्टेटमेंट P है और एक स्टेटमेंट Q है। तो अभी कुछ ऐसे समझना है, जैसे कि हमने कोई एक स्टेटमेंट लिया P, ओके, कोई दूसरा स्टेटमेंट लिया Q। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में हमने सबसे पहले लगाया एंड, फिर हमने इन दोनों स्टेटमेंट में लगाया और, फिर हमने इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में लगाया इम्प्लीकेशन या कंडीशनल P कंडीशनल Q, या फिर हमने इसको बाय कंडीशनल लगाया। ओके, तो अब इसकी इसकी जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे आएगी उसको देखें। तो जब भी हमारे पास 2 स्टेटमेंट होते हैं तो वैल्यूज जो है ट्रू और फॉल्स के कॉम्बिनेशन कौन से बन सकते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो ऐसा हो सकता है कि ट्रू पहला, दूसरा भी ट्रू, पहला दूसरी बार में पहला अगर ट्रू तो दूसरा फॉल्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है पहला फॉल्स तो दूसरा ट्रू, या पहला फॉल्स तो दूसरा भी फॉल्स, है ना। इस तरह से 4 केसेस बन सकते हैं, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हमने देखा सबसे पहले, ये नीचे वाला एक्स्ट्रा एरिया इरेज कर देते हैं, इस तरह से अगर हमने देखा सबसे पहले P एंड Q, P एंड Q का मतलब क्या है कि अगर ये है और ये, मतलब इनके बीच में एंड लगा हुआ है, तो एंड जब भी ऑपरेटर एंड या ऑपरेटर एंड बोले या फिर हम कनेक्टिव लॉजिकल कनेक्टिव एंड बोले, जब भी 2 स्टेटमेंट के बीच में इसका यूज किया जाता है तो क्या होता है कि अगर दोनों ट्रू है तो ही ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी। अदरवाइज एक भी फॉल्स है तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो ये भी फॉल्स इधर पे और ये भी फॉल्स, यानी इधर पे क्या होना चाहिए, क्या याद रखना है आपको, एंड के लिए लॉजिकल या ट्रुथ टेबल के लिए, एंड की ट्रुथ टेबल के लिए क्या याद रखेंगे कि इफ बोथ T देन P ओनली, है ना। अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज ट्रू नहीं होगा। ओके, इस तरह से अब और की टेबल देखें तो और की टेबल में क्या होता है P और Q, तो जिस तरह इधर पे याद रखो कि इफ बोथ आर ट्रू देन ट्रू ओनली, अदरवाइज फॉल्स। इधर पे क्या रखेंगे यार, इफ बोथ फॉल्स देन ओनली फॉल्स, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू, यानी कि दोनों अगर फॉल्स है तो ही ये फॉल्स होगा, तो ये फॉल्स होगा, अदरवाइज ये सब, ये पूरा का पूरा क्या होगा, सभी जगह क्या होगा, ट्रू होगा। तो इधर पे भी ट्रू, इधर पे भी ट्रू, इधर पे भी ट्रू। इधर पे हम क्या याद रखें, दोनों ट्रू तो ट्रू, एक भी फॉल्स मिल गया तो फॉल्स, है ना। एक फॉल्स था फॉल्स, एक फॉल्स था फॉल्स, एक फॉल्स था, एक तो है कम से कम तो फॉल्स। इसी तरह इधर पे क्या याद रखेंगे, दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स, एक भी ट्रू मिल गया तो ट्रू। तो इधर पे ट्रू, इधर पे एक ट्रू है तो ट्रू, इधर पे एक ट्रू है तो ट्रू। ओके, इस तरह से याद रखेंगे हम और की ट्रुथ टेबल। अब इसमें याद रखने के लिए लिख लेते हैं कि अगर इफ बोथ f then
एफ ओनली, है ना, अगर बोथ फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ऑलवेज ट्रू। ओके, ये हो गया। अब P इम्प्लाइज Q के लिए देखें, P इम्प्लाइज Q के लिए क्या याद रखना है हमें, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स हो जाए तो ही स्टेटमेंट फॉल्स होगा, अदरवाइज हमेशा ट्रू होगा। इधर भी रखा दोनों ट्रू तो ट्रू, इधर भी याद रखा दोनों फॉल्स तो फॉल्स, बाकी ट्रू। इधर भी याद रखेंगे इफ फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू सेकंड इज फॉल्स then only false, otherwise always true, then first is false, first is true, second is false, then only false, otherwise always true। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इधर पे क्या लिखेंगे, if first true and second false then only false, otherwise always ट्रू। क्लियर। अभी आते हैं डबल इंप्लीकेशन की टेबल पे। डबल इंप्लीकेशन की टेबल के लिए क्या याद रखना है हमें, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो ट्रू, अदरवाइज ऑलवेज फॉल्स। यहां क्या याद रखेंगे, दोनों सेम सेम हो गए तो ट्रू होगा, दोनों सेम सेम हो गए तो ट्रू होगा, अदरवाइज ऑलवेज फॉल्स होगा। क्लियर। तो यहां पर क्या रखेंगे, इफ बोथ true then true, if both false then true, otherwise always false। क्लियर। तो ये हो गई हमारी ट्रुथ टेबल, बेसिक ट्रुथ टेबल जो हमने सभी कनेक्टिव्स के लिए देखी, कंजक्शन के लिए, डिसजंक्शन के लिए, कंडीशनल के लिए और बाय कंडीशनल की चारों ऑपरेटर्स के लिए देख ली हमने। अब एक ऑपरेटर बच रहा है हमारा नेगेशन। नेगेशन ऑपरेटर के लिए कुछ ज्यादा नहीं, अगर हमने इसका नेगेशन निकाला, अगर निकालने को बोल दिया जाए पी का नेगेशन निकालो, क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी निकालना है, तो जहां ट्रू है वहां फॉल्स होगा, जहां फॉल्स है वहां ट्रू हो जाएगा, सिर्फ इतना करना है। तो नेगेशन ऑफ पी में क्या आ जाएगा, इधर ट्रू है तो इधर पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इधर ट्रू था तो इधर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इधर फॉल्स है तो इधर ट्रू हो जाएगा, इधर फॉल्स है तो इधर ट्रू हो जाएगा। तो क्या करना है, नेगेशन की टेबल में जहां ट्रू है वहां फॉल्स, जहां फॉल्स है वहां पर ट्रू कर देंगे हम। तो इस तरह से नेगेशन की टेबल या ट्रुथ टेबल बन जाएगी। ठीक है, नेगेशन का मतलब क्या, उल्टा कर देना, नॉट लगा देना, नॉट है तो नॉट हट जाएगा, अगर नॉट नहीं है तो नॉट लग जाएगा। क्लियर। इस तरह से ट्रुथ टेबल ऑफ पांचों लॉजिकल कनेक्टिव्स की हमने देखी। क्लियर। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अगर हमने कंजक्शन बोला और हमने ये बोल दिया साथ में कि ये कंजक्शन है, उसका मीनिंग अगर हम सेट थ्योरी में जाकर देना पड़ेगा, जो सेट होते हैं सेट थ्योरी, उसमें कंजक्शन का मतलब क्या है, कंजक्शन और वहां पर किस चीज से रिलेशन करता है ना, मतलब रिलेशन बिटवीन द लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड सेट थ्योरी, सेट्स इन सेट थ्योरी क्या होता है। तो अगला टॉपिक हमारा यही है। अगर हम रिलेशन ढूंढे, रिलेशन बिटवीन लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड या सेट्स इन सेट थ्योरी, तो क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है, अगर हमसे पूछा जाए कि जो नेगेशन का मतलब सेट थ्योरी में क्या होता है, या सेट थ्योरी में, या फिर ऐसा बोले कि जो मैथमेटिकल लॉजिक्स है उसमें उसका रिलेशन सेट थ्योरी के साथ कैसा है, तो रिलेशन नेगेशन करस्पॉन्ड्स टू, नेगेशन का मतलब क्या है, नेगेशन करस्पॉन्ड टू कॉम्प्लीमेंट निकालते थे हम सेट थ्योरी में, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, है ना, सेट्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना यानी नेगेशन निकालना कहलाता है इधर पे। ओके, अगर हमने बोल दिया कि बताइए डिसजंक्शन का मतलब क्या है, डिसजंक्शन करस्पॉन्ड्स टू क्या आ जाएगा, यूनियन। अगर डिसजंक्शन कर रहा है मतलब यूनियन ऑफ सेट्स निकाल रहा है, यूनियन ऑफ टू सेट और टू और मोर, डिसजंक्शन दो या दो से ज्यादा में लग सकता है, यूनियन भी दो या दो से ज्यादा सेट्स में हो सकता है। ठीक है, इसी तरह
कंजंक्शन की बात करें अगर हम कि कंजंक्शन का मतलब क्या है, तो कंजंक्शन करस्पॉन्ड्स टू कंजंक्शन का मतलब यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना कंजंक्शन के करस्पॉन्ड है। अच्छा, अगर हमने बोल दिया कि कंडीशनल करना या कंडीशनल निकालना, P implies Q निकालना, ये किसके करस्पॉन्ड्स है, तो ये करस्पॉन्ड्स टू, ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये करस्पॉन्डिंग है इसके सबसेट निकालने के, जैसे सबसेट्स ऑफ सेट निकालते हैं ना, तो इसी तरह यहाँ पर हम कंडीशनल निकाल रहे होते हैं। और अगला है बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल का मतलब सेट थ्योरी में जाकर देंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, तो ये आएगा करस्पॉन्ड्स टू, ये होता है इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स, है ना, टू सेट्स की बात कर रहे हैं, टू ये गिनकर बोलने की जरूरत नहीं है, इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है ना, दो से ज्यादा के लिए भी। तो बाय कंडीशनल का मतलब जो क्या है, इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स। सबसेट का मतलब क्या है, सॉरी, कंडीशनल का मतलब सबसेट ऑफ टू सेट्स या सबसेट। तो ये मीनिंग होता है नेगेशन मतलब कॉम्प्लीमेंट, डिसजंक्शन मतलब यूनियन, कंजंक्शन मतलब इंटरसेक्शन, कंडीशनल मतलब सबसेट और बाय कंडीशनल मतलब इक्वालिटी ऑफ सेट्स। क्लियर। तो इस तरह से रिलेशन बिटवीन द मैथमेटिकल लॉजिक्स या मैथमेटिकल लॉजिक जो चैप्टर है और वो सेट थ्योरी चैप्टर है, इनमें क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमने समझा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए और पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी याद रखना है हमें। चलिए, ये हो गया कंप्लीट। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है हाँ, इतना हो गया। अब अगला टॉपिक है एलजेब्रा ऑफ सेट्स का एलजेब्रा देखना, मतलब हमें वो सारे लॉ देखने जो सारे लॉ इस चैप्टर में यूजफुल है, सारे के सारे लॉ कौन से यूजफुल लॉज हैं, तो देखें। सबसे पहले इस टॉपिक का नाम क्या है, इस टॉपिक का नाम हो जाएगा एलजेब्रा इन लॉजिक्स, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं एलजेब्रा इन लॉजिक्स। अब सबसे पहला जो लॉ आता है वो होता है कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर इधर लिखते हैं, कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर P और Q है तो वो किसके इक्वल है, Q और P के इक्वल होता है। क्लियर। अगर P एंड Q है तो वो Q एंड P के इक्वल होता है। एक और कहता है कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड आएगा हमारा एसोसिएटिव लॉ। अब इस एसोसिएटिव लॉ का मीनिंग क्या है, तो एसोसिएटिव लॉ बोलता है, जैसे कम्यूटेटिव लॉ में हमने दो स्टेटमेंट के साथ बात की, एसोसिएटिव लॉ में हम तीन स्टेटमेंट के साथ बात करेंगे, यानी P और Q और R, और ही होना चाहिए। कहने का मतलब अगर और यूज कर रहे हैं तो दोनों जगह और यूज करना है, अगर एंड यूज कर रहे हैं तो दोनों जगह एंड यूज करना है। एसोसिएटिव लॉ में अगर एक एंड और एक और यूज कर लिया तो फिर वो दूसरा लॉ होता है, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के साथ डील किया जाता है। तो यहाँ पर मिक्स नहीं करना है हमें बोलना है दोनों जगह और या दोनों जगह एंड। तो हमने क्या किया, P और Q फिर और R ऐसा बोला, मतलब पहले इनको लिया फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमने इसको लिया, तो ये किसके करस्पॉन्डिंग होगा, इक्वल टू होगा, ये इसके सिमिलर होगा। अगर हमने P और Q और R लिया, लेकिन अब की बार हमने ये इस तरह से, है ना, पहले ये सॉल्व किया फिर इसके साथ किया, अब की बार हमने लास्ट के दो पहले किए, पहले वाले को बाद में किया सॉल्व, तो ये दोनों चीजें क्या आती हैं, ये इक्विवेलेंट होती हैं। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, अगर P एंड Q और एंड R कर देंगे तो ये किसके इक्विवेलेंट होगी, P एंड Q और ये एंड R के इक्विवेलेंट होगी। ये कौन से लॉ से पॉसिबल हो पाया, ये है एसोसिएटिव लॉ। अब थर्ड नंबर का जो लॉ आता है वो है हमारा, थर्ड नंबर का लॉ है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ नंबर 1 हमने क्या बोला, P और Q एंड R। अभी ये आ गया कॉम्बिनेशन, इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ये होगा हम अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ डिस्ट्रीब्यूट करना है अंदर,
तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा ये, P जो बाहर लगा है और Q लगा है, ये कंप्लीट, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। अब जो बीच में लगा उसको लगाओ, फिर ये दोनों को इधर पे भेज दो, तो P और R, इस तरह से ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। दूसरा एक आपकी बार इधर पे और लगा था, आपकी बार एंड लगा दिया और अंदर में और लगा दिया। अब ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो P एंड Q ये इसके साथ मिला, बीच में जो है वो आ गया और ये फिर इसके साथ मिल गया, मतलब P एंड R। तो ये क्या कहलाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर, ये 3 लॉ है। अब चौथा जो लॉ है वो है कौन सा, चौथा लॉ आ जाएगा हमारा चौथे नंबर का लॉ होता है डी मॉर्गन्स लॉ। ये सबसे फेमस लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमने जो कम्यूटेटिव लॉ में लिया है उसको अगर हमने नेगेशन लगा दिया तो उसका मीनिंग क्या बदल जाएगा या क्या होगा। तो डी मॉर्गन लॉ में क्या किया, ये उठाया P और Q और इसका नेगेशन लगाने को बोल दिया, इसका नेगेशन करना है। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, नेगेशन ऑफ P, और लगा है और की जगह आ जाएगा एंड, और नेगेशन ऑफ Q के इक्वल होता है। इस तरह P एंड Q में नेगेशन लगाया तो क्या होगा, अभी इसका नेगेशन इधर पहुंचा, एंड की जगह आ गया और नेगेशन ऑफ Q, तो ये इसका इक्विवेलेंट होते हैं। क्लियर, ये हो गए 4 लॉ। पांचवा लॉ जो है पांचवा लॉ जो है वो है, तो पांचवा एक्चुअल में लॉ नहीं है, बस एक फॉर्मूला है, वो याद रखना है हमको। P इंप्लाइज Q होगा अगर, तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, नॉट P और Q के इक्विवेलेंट होता है। नॉट P और Q, इंप्लाइज हटाएंगे या इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वो और के फॉर्म में आता है, लेकिन पहला नॉट होना हो जाता है। क्लियर, ये एक कंडीशन है, ये क्या बोलेंगे एक ये फार्मूला है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। फिर छठवा जो पॉइंट आता है, छठवा पॉइंट मतलब छठवा लॉ आता है कंडीशनल लॉ। कंडीशनल लॉ देखिए, कंडीशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, अगर P डबल इम्प्लीकेशन Q होगा, P बाय कंडीशनल Q होगा, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये P कंडीशनल Q था, है ना, ये P डबल कंडीशनल Q है। इन दोनों को कंडीशनल लॉ बोल सकते हैं वैसे, है ना, ये भी कंडीशनल है, ये भी कंडीशनल है, बस ये सिंगल है, मतलब ये सिर्फ कंडीशनल है और ये बाय कंडीशनल है, दोनों ही कंडीशनल लॉ के अकॉर्डिंग अंदर आप बोल सकते हो। क्लियर, तो ये देखो किसके इक्वल होता है, डबल इम्प्लीकेशन P इंप्लाइज Q। सिंगल इम्प्लीकेशन में और यूज किया जाता है या कंडीशनल में और, बाय कंडीशनल में एंड यूज किया जाता है, और Q इंप्लाइज P, ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, समझे, P इंप्लाइज Q एंड Q इंप्लाइज P, ये आ जाएगा। अब हमने क्या पढ़ा, P इंप्लाइज Q की जगह ये होती है और Q इंप्लाइज P है। अगर इधर पे Q इंप्लाइज P होता तो नॉट किस में आता, नॉट Q और P ऐसा लिखा जाता है ना। तो इधर पे क्या हो सकता है, ये P डबल इम्प्लीकेशन Q जो है वो हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग रिप्लेस किया हमने, तो नॉट P और Q, ये बदला और ये तो वैसे ही रहेगा, और ये बदलेंगे तो नॉट Q और P में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी इक्विवेलेंट भी होता है, ये इसकी इक्विवेलेंट भी होता है। तो इस तरह से हमने 6 लॉ पढ़ लिए हैं। अब जो 7वां लॉ है, 7वां लॉ जो है वो हमारा कहलाता है एब्जॉर्प्शन लॉ। अब एब्जॉर्प्शन लॉ क्यों बोल रहे हैं इसको देखते हैं। जैसे कि हमने ए लिया, इसका क्या ले लिया हमने लिया P और P एंड Q, इस तरह से कोई स्टेटमेंट लिया, इस तरह से कोई स्टेटमेंट पैटर्न लिया हमने। ओके, तो ये किसके इम्प्लीकेशन किसके सिमिलर होता है, किसके करस्पॉन्ड होता है, सिर्फ P के करस्पॉन्ड होता है। एब्जॉर्प्शन लॉ क्यों बोला, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन लिखेगी तो वो स्टेटमेंट पहले वाले स्टेटमेंट के इक्वल हो जाता है, Q गायब भी हो जाता है कि ऑब्जर्व हो गया, इसलिए बोल दिया एब्जॉर्प्शन लॉ। और अगला P एंड P और Q लगा दिया अगर हमने, तो फिर से ये किसके इक्वल होगा, P के इक्वल होगा, इसका भी Q गायब हो गया। तो चाहे तुम और बाहर लगाओ, एंड बीच में लगाओ, या तुम एंड बाहर लगाओ और बीच में लगाओ, एब्जॉर्ब इस कंडीशन ऐसी दिखेगी तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, जो आंसर होता है, वो पहला वाला स्टेटमेंट होता है। क्लियर, ये कहलाया हमारा ऑब्जर्वेशन लॉ। तो ऐसे हमने 7 टाइप के लॉ देख लिए, 7 टाइप के लॉ देखे। अब इसके बाद 4 टाइप के और लॉ है, उसको भी देख लेते हैं। तो एक पार्ट में अरेंज कर देता हूँ। देखिए 7 टाइप के लॉ, 7 हो गए।
4 टाइप और बचे हमारा। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने लेट कर लिया कि टी का मतलब क्या होगा। टी का मतलब होगा टोटोलॉजी, टोटोलॉजी, और एफ का मतलब होगा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। अब टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन क्या है ये तो हमने अभी पढ़ा नहीं। तो टोटोलॉजी मतलब होता है जो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट, एक ऐसा स्टेटमेंट या स्टेटमेंट पैटर्न, ये चीजें जो है ये क्या कहलाती है, स्टेटमेंट पैटर्न है ये ना। ये अकेला पी स्टेटमेंट था और ये दो तीन कंडीशंस मिलाई, लॉजिकल कनेक्टिव मिलाई, क्या बन गया, पैटर्न, स्टेटमेंट पैटर्न। तो कोई भी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट पैटर्न हमेशा ट्रू है तो वो क्या कहलाता है, टोटोलॉजी। अगर कोई स्टेटमेंट या कंडीशन का स्टेटमेंट पैटर्न हमेशा फॉल्स है तो वो क्या कहलाता है, कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर। तो ये हमने लेट कर लिया अभी कि टी का मतलब क्या होगा और एफ का मतलब क्या। अब आया सबसे पहला लॉ, मतलब 7 हो गए, 8वां लॉ इस कंडीशन का। इस कंडीशन का 8वां लॉ जो है वो कहलाता है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर पी और टोटोलॉजी कर देंगे तो ये किसके इक्वल होता है, ये टोटोलॉजी के इक्वल होता है। अगर P और F मतलब कॉन्ट्राडिक्शन के साथ रिलेशन बनाएंगे किसी स्टेटमेंट का और लगा के तो वो स्टेटमेंट के इक्वल होता है। कॉन्ट्राडिक्ट और लगा, और का स्टेटमेंट या और जो P स्टेटमेंट था इसका कॉम्बिनेशन हमने बनाया और लगा के टोटोलॉजी के साथ, तो टोटोलॉजी आंसर होता है। और ही यूज किया, P यूज किया, अब की बार कॉन्ट्राडिक्शन यूज किया तो इसका आंसर स्टेटमेंट इटसेल्फ होता है। क्लियर। ये हो गया दो कंडीशन, इसको बी बोल देंगे। अब सी कंडीशन जो है वो है पी एंड टी की, तो ये किसके इक्वल होता है, अगर ये टी के इक्वल है तो ये वाली कंडीशन अब किसके इक्वल हो जाएगी, पी के इक्वल। इसी तरह अब अगर हमने और कॉन्ट्राडिक्शन, एंड और कॉन्ट्राडिक्शन ले लिया तो अब की बार, पिछली बार ये स्टेटमेंट इटसेल्फ इक्वल थी, अब की बार ये कॉन्ट्राडिक्शन के इक्वल होगी। क्लियर। इस तरह से आइडेंटिटी लॉ होता है। अब ये हो गया 8 लॉ। अगला होता है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ जो है वो क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट इसका, कॉम्प्लीमेंट लॉ के अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट होता है पी और नेगेशन ऑफ पी, ये किसके इक्वल होता है, ये हमेशा टोटोलॉजी के इक्वल होता है, ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। बी, अगर पी एंड नेगेशन ऑफ पी ले लिया तो ये कॉन्ट्राडिक्शन के इक्वल होता है हमेशा, मतलब ये कंडीशन हमेशा ट्रू है और ये कंडीशन हमेशा फॉल है, ये कहलाती है टोटोलॉजी, है ना, और ये कहलाती है कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है। ये ऑलवेज फॉल्स और ये ऑलवेज ट्रू, ये कहाँ से आया, कॉम्प्लीमेंट लॉ से आया। क्लियर। तो ये 9 टाइप के लॉ है, बाकी बचे हमारे 2 टाइप के, तो इधर पे लिखते हैं उसको। देखिए 2 टाइप के कौन से लॉ, सबसे पहला लॉ हो गया 10वां हमारा है इवोल्यूशन, इनवॉल्यूशन लॉ। इनवॉल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हमने नेगेशन ऑफ पी कर दिया तो वो स्टेटमेंट इटसेल्फ के इक्वल होता है। पहले तो ऑलरेडी नेगेटिव था, हमने एक बार और नेगेटिव कर दिया तो क्या होता है, स्टेटमेंट इटसेल्फ आ जाता है। मतलब अगर बोला हमने आई एम रीडिंग बुक, है ना, ये स्टेटमेंट का नेगेटिव क्या हो, आई एम नॉट रीडिंग बुक, और एक बार और नॉट को एक बार और नेगेटिव कर दिया, नेगेशन लगा दिया तो फिर से वापस क्या बन जाएगा, आई एम रीडिंग बुक। क्लियर। तो नेगेशन है स्टेटमेंट का, ऊपर से और नेगेशन कर दिया तो स्टेटमेंट इटसेल्फ आ जाता है, ये बोलता है इवोल्यूशन लॉ। डी इसकी कंडीशन, अगर हमने टोटोलॉजी का नेगेशन किया तो कॉन्ट्राडिक्शन के इक्वल होता है, अगर हमने कॉन्ट्राडिक्शन का नेगेशन किया तो टोटोलॉजी के इक्वल होता है। ठीक है। तो ये इन्वॉल्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अब इसके बाद हमारा जो लास्ट लॉ है वो है, अब हमारा जो लास्ट और 11वां लॉ है वो आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इसका पहली कंडीशन क्या है कि अगर P और P कर दिया जाए, P एंड P कर दिया जाए तो स्टेटमेंट इटसेल्फ होता है, और अगर हमने P और P कर दिया जाएगा तो भी स्टेटमेंट इटसेल्फ होता है। ठीक है। ये चीज है इस तरह से, ये कहलाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। तो इस तरह से हमने अलजेब्रा ऑफ लॉजिक्स देखा, सारे लॉज देखे, जितने लॉ यूजफुल थे सारे के सारे लॉ हमने पढ़ लिए। ठीक है। तो
आज ये वाला पार्ट हमारा सेकंड पार्ट था, इसमें हमने कुछ और आगे एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो कवर किए हैं। अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे मतलब चाहेंगे कि वो पूरा का पूरा चैप्टर जितना बचा हुआ है वो सारी चीज़ें कवर हो जाए, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, निगेशन बचा है, छोटी छोटी चीज़ें और बची हैं। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, 20-30 क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि सारी चीज़ें आराम से क्लियर हो जाए और सारी चीज़ें बनने लगे क्लियर। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।